ओम शांति। आज का विषय है तनाव मुक्त जीवन। कई बार मनुष्य यही सोचता है कि सचमुच तनाव मुक्त जीवन हो सकता है। इस कदर तनाव को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया है कि अगर तनाव न हो तो तनाव हो जाता है कि आज तनाव क्यों नहीं है, क्या इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ कमी है, कुछ हो गया जो मुझे टेंशन नहीं हो रहा है। वहां तक कि आज की दुनिया में जो जीवन शैली मनुष्य जी रहा है उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव होने लगा है। बच्चे भी जब स्कूल से घर आते हैं और दूसरे दिन अगर उनकी एग्जाम होती है तो वो भी अपने माता पिता से कहने लगते हैं कल एग्जाम है, हमें टेंशन हो गया है। जब बच्चे ये बात कहते हैं तो बड़े यही सोचते हैं कि बच्चों को किस बात का टेंशन होगा, उनको कौन सा पैसा कमाना है, कौन सा गृहस्थ चलाना है या कौन सा व्यवहार निभाना है, खाली पढ़ाई तो करनी है। और ये पढ़ाई भी उनको टेंशन लगने लगी है। उस समय कई बार ये सोच लेते हैं कि आजकल बच्चे भी बड़े जैसी भाषा बोलने लग गए हैं, उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं है। ये शब्द उठा लिया है, पकड़ लिया है और इसीलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आज की दुनिया के अंदर हर कोई तनाव से गुजर रहा है। कई बार लोगों ने उसको जीवन का एक हिस्सा समझ लिया कि तनाव आना ये स्वाभाविक है। जब तक जीवन है तब तक ये तनाव तो रहेगा ही। लेकिन अगर मैं एक ही सवाल पूछूं कि किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए और सर्दी जुकाम बुखार आ जाए तो बुखार को लेकर जीना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहेगा। 3 दिन हुआ, अगर बुखार नहीं उतरा तो तुरंत डॉक्टर का इलाज शुरू कर देंगे, पूछना चालू करेंगे क्यों ये बुखार नहीं उतर रहा है, किस बात का बुखार है। तो तनाव को लेकर जीना क्यों चाहते हैं हम? वास्तव में तनाव को लेकर के भी जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया है लाइफ में और सोचते हैं कि नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, ऐसे ही समझ लिया है। वास्तव में ये तनाव क्यों आता है जीवन के अंदर, उसको अगर हम देखें तो बहुत सुंदर कि लाइफ में चैलेंजेस बहुत बढ़ती जा रही है और उन चुनौतियों के कारण प्रेशर बढ़ता जा रहा है मनुष्य के मन के ऊपर। और जो आंतरिक रिजिलियंस पावर है, जो उसके साथ कोप अप करने की शक्ति है, वो शक्ति क्षीण हो गई है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ जाता है। चुनौतियां चारों तरफ से आती है। आज एक व्यक्ति बीच में है और जो दबाव चुनौतियों को लेकर उसके जीवन पर आता है, एक पास्ट के दबाव है। पास्ट के दबाव वही है कि पिछली कुछ मेमोरीज है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं जिसको भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाते हैं। और वो बातें जब भी याद आ जाती है, मन के ऊपर एक दबाव
क्रिएट करता है। दूसरा प्रेशर व्यक्ति के ऊपर भविष्य का है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय। इट्स एन एज ऑफ अनसर्टनिटी। और ऐसे अनिश्चित समय में कल क्या होगा उसका भय सता रहा है। अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, ये अनेक प्रकार के तो जब आते हैं हमारी सोच में तो एक भय को लेकर आते हैं। और जहां भी ये भय है वो एक दबाव मन के ऊपर ले आता है। तीसरा और चौथा प्रेशर वर्तमान का है। दो प्रेशर है वर्तमान के, जिसको हम कहते हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर को हम जानते हैं, समझते हैं कि जब पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है जिसका कवरेज करना है आपको, मीडिया की अनेक चैलेंजेस आपके सामने है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ, आपके जीवन को प्रभावित जरूर कर रही है। ये एक्सटर्नल प्रेशर है। और चौथा प्रेशर है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर मेरे अपने ही नकारात्मक विचारों से है, नेगेटिव थिंकिंग। आज मान लो परिवार के अंदर बच्चा है, 16-17 साल का बच्चा है, बाहर जब जाता है तो कह के जाता है शाम को 6 बजे घर लौट आऊंगा, 6 बजा नहीं आया, 6:15 हुआ नहीं आया, तो पहला विचार कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और ये भी नहीं है कि एक विचार आकर के छोड़ देंगे, नहीं, 6:30 हुआ नहीं आया तो देयर इज अ सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। और वो इतना प्रेशराइज करता है और उसमें कभी कभी पास्ट की कुछ घटनाएं मिल जाती है, वो बातें याद आने लगती है, फ्यूचर का भय है, किसी ने कोई ऐसी हरकत की है वो याद आ जाती है, कहीं ये मेरी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। और एक्सटर्नल सिचुएशन जो चल रही है आपके ऊपर, जो जिस तरह से कंपटीशन या जिस तरह की रेस में से आप गुजर रहे हैं, वो सब बातें इकट्ठी हो जाती तो नेगेटिव थिंकिंग का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। 6:45 हुआ अभी तक नहीं आया, कितना टेंशन हो जाता है। आर यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन एनीथिंग एल्स? आर यू एबल टू फोकस योर माइंड? आपके सामने कोई कवरेज करना है, आपको माइंड फोकस करना है, लेकिन बार बार घर से फोन आ रहा है, वो अभी तक आया नहीं, वो अभी तक आया नहीं। सोचो हालत क्या होती है ना? कितना प्रेशर बढ़ता है माइंड के ऊपर। 7 बजा अभी तक नहीं आया, आप अपना माइंड फोकस नहीं कर सकते हैं और इसलिए फिर इरिटेशन निकलता है। फिर किसी ने छोटी सी गलती कर दी तो भी क्या होता है, उसके ऊपर गुस्सा निकलता है और इतना फ्रस्ट्रेशन अंदर क्रिएट होने लगता है। 7:05 हुई और वो बच्चा गेट में प्रवेश करके घर में आता है, क्या होता है? क्या होता है? हाँ, पौना घंटा जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो एक्सप्लोड होगा कि नहीं होगा? गुस्से के रूप में एक्सप्लोड होगा।
दुनिया में प्रेशर कुकर आता है, उसमें अगर प्रेशर बढ़ जाए तो सीटी वाल्व लगा दिया है तो सीटी, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। लेकिन शायद भगवान यहाँ वाल्व लगाना भूल गया था, इसलिए अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वो फटता ही है। अब वो बच्चा जानता था मैं टाइम देकर आया हूं, नहीं पहुंचूंगा तो घर वाले चिंता करेंगे। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम इतना लगा हुआ था कि उसको पौना घंटा लगा उसको क्लियर करते हुए पहुंचने में। इज ही एबल टू टॉलरेट योर एक्सप्लोजन? करेगा? वो सहन कर सकेगा? सो हाउ वुड ही रिएक्ट? वो कैसे रिएक्ट करेगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली? उसको भी गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं खुद में थोड़ी लेट हुआ हूं, मेरा तो दोष ही नहीं है, ट्रैफिक जाम था तो मैं क्या करूं, फंसा था उसमें, अरे फोन कर देता, अरे नेटवर्क ही नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या है, नेटवर्क का ही होता है ना, नेटवर्क ही नहीं था। और इस तरह की बहस जब घर में चलती है और वो बहस पौना 1 घंटे तक चलती है, पौने 1 घंटे के बाद हमें सारा पिक्चर क्लियर होता है क्या हुआ था एग्जैक्टली। और फिर हम उसको कहते हैं अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, तुम जाओ फ्रेश होकर के भोजन के टेबल पर आ जाओ। वो बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, यही कहेंगे ना, भूख नहीं है। अब जो तनाव पहले मन के अंदर था, जब एक्सप्लोजन हुआ तो सारा घर का वातावरण एकदम स्ट्रेसफुल हो गया। और वो डिबेट के बाद अब तनाव ने संबंधों में प्रवेश किया। और जब संबंधों में ये तनाव प्रवेश करता है तो एक अंतर क्रिएट करता है संबंधों में, जिसको कहते हैं गैप, अंडरस्टैंडिंग गैप या जनरेशन गैप, पिता और पुत्र के बीच में। और दिन प्रतिदिन ये गैप बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एक दिन आएगा जब इतना स्ट्रेस हो गया बाप बेटे के बीच में, जो छोटी सी बात को लेकर के ऐसा झगड़ा हुआ कि बस संबंध टूट गया, बोलने का संबंध ही खत्म हो गया। घर में रह रहे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब ये जो संबंध टूटा या बोलना बंद हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो ट्रैफिक जैम, वो पिता, वो बच्चा, घर का वातावरण, संस्कार, मां? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या कहेंगे? क्योंकि मनुष्य की आदत है हमेशा जब भी जीवन में कुछ होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये व्यक्ति के कारण, ये घटना के कारण ऐसा हुआ। हाँ, बेसब्री, किसकी बेसब्री? हमारी बेसब्री कि हम उस बच्चे को समझ नहीं पाए। अच्छा, और हाँ, तनाव, हाँ तनाव, तनाव माना क्या, वही टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन वो टेंशन के लिए जिम्मेवार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस बात की अंडरस्टैंडिंग? अब उसने एक्सप्लेन कर दिया तो अंडरस्टैंडिंग तो आ गई ना। ये नॉर्मल, मैं एक बात घटना बता रही हूं, लेकिन ऐसी घटना दिन भर में, चाहे घर में, चाहे कार्य क्षेत्र पर, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी न किसी के साथ हमारी चलती रहती है। और उस समय रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यही कहेंगे नेगेटिव थिंकिंग। जो पौना घंटा नेगेटिव थॉट्स चलाए, वो नेगेटिव
थॉट्स ने एक्सप्लोजन क्रिएट किया और उस एक्सप्लोजन के कारण ही ये अंतर आया। अब उस समय माता पिता क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे हालत में हम पॉजिटिव कैसे सोचे? अच्छा, नेगेटिव सोच के किया क्या? क्या मिला? शायद पॉजिटिव सोच के कुछ अच्छा मिल भी जाए, है ना। उस समय माता पिता क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे हमारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझेंगे, और बच्चे क्या कहते हैं, हमारे माता पिता को हमारे ऊपर कभी विश्वास बैठना ही नहीं है। हाँ? आज भी हमें बच्चे ही समझते, इतने बड़े हो गए बच्चे ही समझते हैं, वो कभी हमें नहीं समझेंगे। अब बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें नहीं समझेंगे, माँ बाप कहते हैं बच्चे हमें नहीं समझे। कौन किसको समझे? कौन किसको समझे? और इसीलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही, और वो फ्रिक्शन के कारण ब्रेकअप्स, चाहे बाप बेटे के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई भाई के बीच में, हाँ, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फैमिलीज टूटती जा रही है। और इन सब का कारण है स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिव थिंकिंग। कि जो नेगेटिव थिंकिंग के कारण इतना तनाव हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, दूसरों को भी उसी दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए, और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है फिर, कि पहले तो थिंकिंग नेगेटिव होता है, और नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण फीलिंग्स वही जनरेट होने लगती है। हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई है, फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती है, अनरीजनेबल, और वो फीलिंग्स के कारण वैसा व्यवहार हमारा शुरू हो जाता है एक दूसरे के प्रति, और वो व्यवहार के कारण हमारे कार्य क्षेत्र पर जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट आती है, और परफॉर्मेंस हमारा डाउन होता है, फिर हमारे थिंकिंग नेगेटिव। तो ये विशेष साइकिल क्रिएट हो गया, जिस विशेष साइकिल के अंदर व्यक्ति फंसता जाता है, और इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे, और उसके लिए क्लास में खाली मग लेके आए, चाय के मग। बच्चों ने देखा आज सर मग लेके आए, कुछ पिलाने वाले लग रहे हैं। सर ने जैसे ही टेबल पर रखे मग, सब स्टूडेंट को कहा एक एक मग उठा लो। सबने एक एक मग उठा लिया। सर ने कहा पकड़ के खड़े हो जाओ। सारे बच्चे बड़े एंथुजियास्टिकली पकड़ के खड़े हो गए। सर अपना कुछ काम करने लगे। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, सब हवा में ग्लास पकड़ के खड़े हैं। आखिर बच्चे एक दूसरे को देखने लगे कि क्या माजरा है भाई। एक बच्चे से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, सर ये कितनी देर पकड़ के खड़ा रहना होगा? सर ने कहा क्यों? बच्चे ने कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा क्यों? 5 मिनट में ये मग का वजन बढ़ गया क्या? कहा नहीं, मग का वजन तो बढ़ा नहीं, खाली मग पकड़ के खड़े रहो। लेकिन कितनी देर पकड़ के खड़ा रहना है ताकि हम अपने माइंड को कंडीशन कर ले? सर ने कहा अगर मैं कहूं 2 घंटा पकड़ के खड़े हो जाओ। सारे बच्चे 2 घंटा? क्यों भाई, 2 घंटा पकड़ने से क्या होगा? कहा ये हाथ सुन्न हो जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो फिर? कहा ये एकदम स्टिफ हो जाएगा, काम करना ही बंद हो जाएगा, इतना स्टिफ हो जाएगा कि बाद में मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 24 घंटा पकड़ के खड़े रहो फिर? कहा ये हाथ कोई काम का नहीं रहेगा फिर। सर ने कहा क्या करना चाहिए? कहा खाली ग्लास है, पकड़ के क्यों खड़े रहे, रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ, फालतू बातें जो पकड़ के खड़े हैं दिमाग में,
ये दिमाग सुन्न नहीं हो जाएगा। नेगेटिव बातें, वेस्ट बातें पकड़ के खड़े हैं, जीवन में चल रहे हैं। और जब जीवन में चल रहे हैं उन्हीं बातों को पकड़ करके, ये दिमाग स्टिफ नहीं होगा, ये दिमाग सुन नहीं होगा, ये दिमाग कोई काम का रहेगा। इसीलिए फालतू बातों को छोड़ो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि फालतू बातें छूटती नहीं है। तो छोड़े कैसे? छोड़े कैसे? फालतू बातों को छोड़े कैसे? नेगेटिव बातों को जो पकड़ के रखा है उसको छोड़े कैसे? नुकसान किसी और को नहीं, हमें ही हो रहा है कि हमारी जो मेंटल पोटेंशियल है, मेंटल कैपेसिटीज है, वो क्षीण होती जा रही है। और वो क्षीण होने के कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए छोटी छोटी बातों में उसका इफेक्ट जो जीवन में आता है कि जीवन में निराशावादी बनता जा रहा है व्यक्ति, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, मोटिवेशन हमारा खत्म हो जाता, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, जो खुशी है जीवन के अंदर वो खुशी नहीं रहती है, और जो आत्मविश्वास है, हमारा सेल्फ एस्टीम है, वो गिरने लगा है। और जब वो गिरने लगता है तो कभी कभी हम अपने ही नकारात्मक विचारों के शिकार हो जाते हैं, प्रिजनर्स बन जाते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो विचार रात को सोने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते। पकड़ लिया है, अब छोड़े तो कैसे छोड़े? उसकी चाबी कहाँ है? चाबी गुम हो गई है कि भाई उसको बाहर छोड़ करके आए, लॉक करके आए बाहर ही, चाबी गुम हो गई है। वो एक बार एक व्यक्ति, अंधेरा हो गया था शाम को, अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था, काफी देर से ढूंढ रहा था। किसी ने देखा तो सोचा पता नहीं ये क्या ढूंढ रहा है, बालू के अंदर, बाहर बालू थी। पूछा भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरी चाबी गिर गई, अब घर में कैसे जाऊं, अंधेरा हो गया है इसलिए ढूंढ रहा हूं। उसको दया आ गई दूसरे व्यक्ति को, उसने सोचा चलो मैं भी मदद कर देता हूं, वो भी ढूंढने लगा। तीसरा चौथा व्यक्ति भी आया, वो भी मदद में लग गए चाबी ढूंढने में। आखिर एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, साहब आपको बराबर याद है यहीं गिरी है? कहा नहीं, गिरी उधर है। जब गिरी उधर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा वहां अंधेरा है, यहाँ लाइट तो है। जीवन में भी अंधेरा है, गिरी उधर है, लेकिन ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर उजाला है, इन द लाइट ऑफ वर्ल्डली नॉलेज। सोचते हैं किसी भी तरह से दुनिया के इस प्रकाश में, चकाचौंध में हमें अपनी चाबी मिल जाए, लेकिन गिरी अंदर है, गुम अंदर हुई है। और इसीलिए बाहर हम जाते हैं, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाते हैं, लेकिन अंदर में क्या होता है? अंदर में इतनी परेशानियों को दबाए हुए हैं, धक धक हो रहा है, अंदर में धक धक हो रहा है, अंदर में इतनी परेशानी, और वो कहीं ना कहीं चेहरे से झलक ही निकलती है। फिर दूसरे भी पूछने लगते हैं क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? बाहर वालों को सबको इंटरेस्ट है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में भले कितना भी कुछ होता हो, लेकिन आपका चेहरा उदास देख करके तुरंत पूछने आएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशानी है क्या, घर में प्रॉब्लम चल रहा है क्या, बताइए तो सही। अरे भाई आप अपने प्रॉब्लम सुलझाओ, बहुत अच्छा रहेगा, हमारा प्रॉब्लम हम ही सुलझाएंगे। लेकिन अंदर सुलझाएं कैसे? अंदर अंधेरा जो है, इसीलिए सुलझा नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। तभी किसी ने सही कहा, स्ट्रेस माना क्या, इट्स अ रिएक्शन, इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन
टू एनी चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हमारे हिसाब से नहीं है, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन बाहर निकलना शुरू होता है। इसीलिए इस तनाव से अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़े, क्योंकि अगर ये तनाव बना रहा तो क्या होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देना चाहती हूं मैं कि मान लो एक घटना है। जब भी जीवन में कोई चुनौती, घटना, परिस्थिति, कुछ भी बातें आती है, वो हमसे कुछ डिमांड करती है। और क्या डिमांड करती है? एक प्रति उत्तर की मांग करती है कि अब ये परिस्थिति आई, अब ये परिस्थिति के प्रति हमारा प्रति उत्तर क्या रहेगा। तो हमसे एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है, और वो रिस्पॉन्स में अगर मान लो नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव रिस्पॉन्स निकालते हैं, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है हमारे व्यवहार को, और व्यवहार से बाहर निकलेगा। कोई भी नेगेटिविटी जो है वो निकलेगी कहां से? व्यवहार से ही बाहर निकलेगी। तो गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। अब जब ये व्यवहार बाहर निकलता है तो ये व्यवहार शामिल हो जाता है उसी परिस्थिति में। अब ये परिस्थिति उलझेगी या सुलझेगी? परिस्थिति आई या एक समस्या आई, वो समस्या ने हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग की कि अब हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस। उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया, नेगेटिव थिंकिंग बहुत चल रहा था, रिएक्शन के रूप में गुस्सा आया। अब वो गुस्सा व्यवहार से बाहर निकलता है, और जब व्यवहार से बाहर निकलता, वो व्यवहार जाकर के उस समस्या में शामिल हो जाता है। अब ये समस्या उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। सुलझी तो नहीं, सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। पुनः ये एक प्रति उत्तर की मांग करता है। और ज्यादा गुस्सा आया, इतनी बात समझ में नहीं आती है, फिर से व्यवहार से बाहर निकला, फिर वो व्यवहार जाकर के उस परिस्थिति में शामिल हो गया, तो ये समस्या और उलझेगी। और इस तरह से उलझते 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 बात छोटी सी थी, राई जैसी, पहाड़ बन गई। इसीलिए कहा जाता है टर्निंग मोल हिल्स इनटू माउंटेन्स। बात राई जितनी थी, राय का पहाड़ बना दिया। किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया। कैसे बनाया? प्रति उत्तर देना नहीं आया, इसीलिए इसीलिए राय का पहाड़ हो गया। अब ये पहाड़ जो है उसको कैसे सुलझाए? तो उसको सुलझाने के लिए 4 चीज लगानी पड़ती है। टाइम, मनी, टाइम, मनी, रिसोर्सेज, और लोगों को लगाना पड़ता है। वकील रखना पड़ता है, वकील को सुलझाने के लिए रखना पड़ा। रिसोर्सेज सारे लगाने पड़ते हैं, उसको सारे संसाधन लगाना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है हमें, और पैसा भी लगाना पड़ता है। तो टाइम, मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, चारों चीज लगानी पड़ती है उस माउंटेन को सुलझाने के लिए। बाद में हम थोड़ा शांति से बैठकर सोचते हैं कि बात कहां से इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद थोड़ा महसूस होता है कि अगर इनिशियली मैंने शांति से अगर काम लिया होता था तो ये बात इतनी बिगड़ती नहीं थी। वो पहली बार जो मुझे गुस्सा आया ना, एक्चुअली उस समय मुझे गुस्से से नहीं, थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए था, तो ये बात इतनी बिगड़ती नहीं थी। लेकिन अब शांति से बात नहीं कर सकते। क्यों?
अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब हमारा ईगो बीच में आता है, और जब ईगो बीच में आता है, अब अगर शांति से बात किया तो सामने वाला क्या कहेगा? आया ना ठिकाने पर? अब ये कौन सुने? आया ना ठिकाने पर? इसलिए अब शांति से नहीं होगा, अब जो होगा लड़ाई से ही होगा, चाहे कोर्ट में ही लड़ाई क्यों न चले, है ना। और इस तरह से तो कोई भी घटना जब आती है, कोई भी चुनौती जब आती है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या जब आती है, तो इतना याद रखिए कि वो हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग कर रही है। शांति से थोड़ा कार्य करिए, शांति से दिमाग को थोड़ा शांत रख करके अगर करेंगे तो शायद हम बड़े से बड़ी बात को भी राय बना देंगे, नहीं तो छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, और अगर राइट रिस्पॉन्स दिया तो बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी, और हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस बच जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। ये सीक्रेट है। ब्रह्मा कुमारीज भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कई बातें आती है, परंतु हमारी दादियों ने यही सिखाया, परमात्मा ने हमें यही सिखाया। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें यही सिखाता है शांति से कैसे कार्य करना चाहिए। तो जब रिस्पॉन्स पॉजिटिव निकलता है तो साइकिल क्या होता है, वह आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन एक राउंड में सुलझ जाता है। बड़े से बड़ी बात भी एक राउंड में सुलझ जाती है। ये सीक्रेट है। तनाव से मुक्त रहना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, तो ये सीक्रेट यहां से आप लेके जाइएगा, बहुत काम आएगी जीवन के अंदर। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए ये बात याद रखिए। नहीं तो आज मनुष्य जीवन में जो तनाव है, एक्चुअली वो कहां से आरंभ होता है? तो अक्सर हम ये देखते हैं कि मनुष्य सोचते हैं माइंड से उसकी शुरुआत होती है, और थिंकिंग नेगेटिव है तो डिसीजन नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए बात बिगड़ती है। उसका प्रभाव इमोशनल लेवल पर आता है। थिंकिंग ही नेगेटिव है, इमोशनल लेवल पर आता है, और जब इमोशनल लेवल पर आता है तो फिर बाद में उस तनाव का इफेक्ट फिजिकल लेवल पर भी दिखाई देता है, कोई ना कोई बीमारी के रूप में। लेकिन आज हम आपको दूसरी सीक्रेट बताते हैं कि इसका प्रारंभ कहां से होता है, माइंड को भी चलाने वाला कौन है, मन के विचारों को भी चलाने वाला कौन है। आध्यात्मिक स्तर से ये तनाव आरंभ होता है, और उसमें सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस। आज संसार के अंदर सबसे बड़ी क्राइसिस कौन सी है? आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस होने के कारण ही इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। मनुष्य बहुत कुछ करना चाहता है, पैरालाइज्ड है, नहीं कर पाता है। तो इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस है, कि वो अपने आप को ही नहीं जानता है, अपनी वास्तविकता को ही नहीं जानता है। सदियों से ये बात कही गई है, नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। जब भी किसी से पूछो आप कौन है, तो वो अपना परिचय देगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर हूं। अरे भाई, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप कौन थे? आप थे तो सही, तब कौन थे? या ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद कौन रहेंगे? उसके बाद भी तो रहेंगे, रिटायर होने के बाद कौन रहेंगे आप? तो मनुष्य सोचता है और कहेंगे एक्स चीफ इंजीनियर, है ना। तो वास्तविकता को तो भूला हुआ है, उसने उस लेबल के साथ ही अपने आप को इतना अटैच कर दिया है कि उसी से ही अपना परिचय देता है। और इसीलिए कभी कभी रिटायर होने के बाद भी वो लेबल जब भूलता नहीं है,
और उसी रूप से चलता है और उसी रूप से एक्सपेक्टेशंस रखता है कि मैं चीफ इंजीनियर हूं, भले एक्स हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और वहां जब वो व्यवहार नहीं मिलता है दूसरों से, जो अपेक्षा रखी होती है उस हिसाब से, तो वहां से डिप्रेशन आना भी शुरू होता है, टेंशन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, नर्वस ब्रेकडाउन आ जाता है, और उस नर्वस ब्रेकडाउन के कारण ही डिप्रेशन का शिकार बनता है। तो इसीलिए जहां आइडेंटिटी क्राइसिस है, वहां हमारा परसेप्शन बदल जाता है, हमारे अपने वैल्यूज बदल जाते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है कि हमारी वास्तविकता क्या है, और उस कारण से जो सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए वो भी नहीं रहता है। तो उसका रूट कॉज थिंकिंग को भी स्टिम्युलेट करने वाला वो स्पिरिचुअल शक्ति है। स्पिरिचुअल लेवल पर जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तब हम फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में अपने आप को ले आते हैं और उसी से ही हम जीना चाहते हैं, उसी बात को पहन करके हम जीना चाहते हैं। इसीलिए कई प्रॉब्लम्स जीवन के अंदर खड़ी हो जाती है। तभी किसी ने बहुत सही कहा है कि इन दिस एज human beings have left their nature of ease and therefore they have become diseased। जो इजीनेस, जो सरलता, सहजता हमारे स्वभाव में थी, हमने छोड़ दिया और इतने कॉम्प्लिकेटेड नेचर वाले बन गए कि अपने आप को तो समझ ही नहीं पाते, न दूसरों को समझ पाते हैं। और इसीलिए व्यक्ति का शरीर भी फिर बीमारी का पुतला होने लगा। स्ट्रेस को लेकर डॉक्टर्स भी कहते हैं 70% ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू साइकोसोमैटिक रीजंस कनेक्टेड विद स्ट्रेस, और 70% अगर डिजीजेस स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो स्ट्रेस इतना हाई लेवल हो गया है, हाइपर स्ट्रेस में व्यक्ति जीने लगा है, तो कितनी बीमारियों का शिकार होगा। तो इसीलिए, और ये भी रिसर्च होने लगा कि जितना व्यक्ति रिलैक्स रहता है, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक अपने शक्ति को, क्षमता को बढ़ाता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाता है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस से कनेक्टेड है वो कम होने लगते हैं, व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है। जितना रिलैक्स होता है, रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने से कई बीमारियों से बाहर भी निकल आता है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर लोग अधिकतर जो बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं, स्ट्रेस के कारण है। छोटे छोटे बच्चे, कई बार हम सुनते हैं 14 साल का बच्चा हार्ट अटैक आ गया। अरे 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आया? इतना हाइपर स्ट्रेस, कंपटीशन इतनी ज्यादा हो गई है कि उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए बस स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया। उसके साथ कोप अप नहीं कर सकती, उसकी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है। इसीलिए तो आज स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि ये स्ट्रेस को अगर मुझे खत्म करना है, थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि जब भी तनाव आता है, तनाव एक संदेश को लेकर के आता है। क्या संदेश लेकर के आता है? स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन that comes to tell me that there is something I need to change। मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये संदेश है। वो दर्द जो है वो ये संदेश दे रहा है, कुछ परिवर्तन, या सोच बदलो, या भावनाएं बदलो, या मनोवृत्ति को बदलो, या व्यवहार को बदलो, कुछ बदलना है। और ये दर्द, ये मैसेंजर है कि ये बदलाव लाने के लिए, ये चेंज लाने के लिए देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न। मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता है,
क्योंकि जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जो नहीं सीखना चाहिए था। इसीलिए कुछ अनलर्निंग करना होगा, कुछ रीलर्निंग भी करना होगा और इस तरह से आगे बढ़ना होगा रीलर्निंग करने के लिए। आज आप लोग यहाँ आए हैं, रीलर्निंग करने के लिए ही तो आए। There is so many things that we need to relearn in our lives. और उसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम आपको देना चाहते हैं स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए। छोटे छोटे सिद्धांत है जीवन के, लेकिन बहुत उपयोगी सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत आपको देना चाहती हूँ, सी लाइफ एज अ गेम। जीवन एक खेल है। क्रिकेट का खेल तो आपने देखा ही होगा, देखा है? क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीम्स होती है। इतना क्रेज चलता है इंडिया में, तो क्रिकेट के समय सब कुछ बंद करके भी लोग खास देखने के लिए बैठ जाते हैं। और उसमें अगर मैच इंटरेस्टिंग हो गई तो रास्ते सुनसान हो जाते हैं, है ना? और उस क्रिकेट के खेल से हम अपने जीवन के लिए कुछ सीख ले सकते हैं क्या? 2 टीम है। एक टीम जो फील्ड पर खड़ी है, दूसरी टीम के 2 सदस्य खेलने के लिए आते हैं, बाकी दूर बैठे हैं। अब जब मैदान पर खेलते हैं तो जो बैट्समैन खेलता है, एक भी बॉल उसके चॉइस के हिसाब से आती है? आती है? नहीं। कैसी टेढ़ी बाकी बॉलें आती है और उसमें वो 4 या 6 मारता है तो लोग ताली बजाकर वाह वाह करते हैं, है ना? उसकी टीम वाले मोटिवेशन के कुछ शब्द भी बोलते हैं तो भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, उस स्पिरिट को लेकर के वो खेलता है। उसका साथी एक ही है और चारों ओर कौन खड़े हैं? फील्डर्स ही खड़े हैं इसी ताक में कि कैसे उसको आउट किया जाए। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे शुभ चिंतक कहीं दूर बैठे हैं, जो अगर कुछ कहते हैं तो सुनाई नहीं देता है, और हमारे चारों ओर कौन खड़े हैं? फील्डर्स ही तो खड़े हैं जो एक ही ताक में रहते हैं, इसको आउट कैसे किया जाए, इसको बाहर निकाला कैसे जाए। और हमारा साथी कोई एक होगा जो हमें सपोर्ट करने वाला होगा, और कोई भी परिस्थिति हमारी चॉइस के हिसाब से आती है। अगर क्रिकेट के मैदान में वो स्पिरिट रख सकते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में वो स्पिरिट कहाँ चला जाता है? इसीलिए जब भी आप जीवन को एक खेल के रूप में देखेंगे और उस रीति से खेलेंगे कि भाई ये मान के चलो कि एक भी परिस्थिति या समस्या मेरी चॉइस के हिसाब से तो आने वाली ही नहीं है, और ये भी मान के चलो कि चारों ओर फील्डर्स ही खड़े हैं, मेरा शुभ चिंतक कोई एक ही है, वो भी कभी कभी उनके साथ मिल जाए तो पता ही नहीं चलता है, तो अकेले रह जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर ईश्वर को साथी बना करके देखो कैसे वो आपका सच्चा सारथी बन करके आपको मदद कर सकता है। और हर जीवन की चुनौती जो सामने आती उसमें भी 4 या 6 लगा करके आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, ये आप जरूर महसूस करेंगे। तनाव कम हो जाएगा जब जीवन को इस खेल के रीति से देखना आरंभ करेंगे। तो दूसरा सिद्धांत, यू आर व्हाट यू थिंक। आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। जो आप सोचते हैं वैसे ही आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं, आप अपने जीवन को बनाएंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जैसे कहा जाता है दुनिया में कि सारी कायनात जुड़ जाती है,
उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए या बनाने के लिए पॉजिटिव सोचो। आपकी सोच आपका भविष्य, डेस्टिनी बदल सकती है। जिस तरह की डेस्टिनी आप बनाना चाहो बना सकते हो। सोच को बदल करके तो देखो। और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान वो इनपुट देता है हमें अच्छी सोच बनाने के लिए। तीसरा सिद्धांत बताना चाहती हूँ, पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। नेगेटिव बाहर से पावरफुल दिखता है, अंदर खोखला है पूरा, लेकिन पॉजिटिव अंदर से पावरफुल है। इसीलिए कहा पॉजिटिव इज ऑलवेज पावरफुल देन नेगेटिव। कैसे? एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है। थोड़ा सा आपका समय एक्स्ट्रा लूंगी तो चलेगा ना? हा? तो एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि रावण जब सीता जी को उठा करके ले जाते हैं और श्री राम वहां पहुंचते हैं रामेश्वरम, तो वो समुद्र से रास्ता मांगता है कि मुझे लंका जाने के लिए आप रास्ता दो। जब समुद्र ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिखाया तो श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाला कि मैं समुद्र को ही सुखा डालूं। उस समय कहा जाता है समुद्र देवता प्रकट हुए और कहा कि देखो, आप अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो शायद रावण से जीत नहीं सकोगे। कहा क्यों? तो कहा जो उसके पास शक्ति है वो महादेव की शक्ति है और तपस्या द्वारा हासिल की हुई शक्ति है, और अगर आप अपनी शक्ति से चले जाएंगे तो महादेव की शक्ति पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। तो समुद्र देवता से वो पूछते मुझे क्या करना चाहिए? कहा शिव जी की आराधना करो, सबसे पहले उनसे शक्ति प्राप्त करो, तभी आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। अब जो यज्ञ करना था उसके लिए ब्राह्मण चाहिए और उनके साथ तो सारी बंदर सेना थी। ब्राह्मण तो कोई था नहीं जो विधिसर मंत्र उच्चारण के साथ उसकी पूजा को कंप्लीट कर सके। तो श्री राम सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये कार्य को संपन्न कौन कराएगा? कोई अच्छा ब्राह्मण चाहिए। अब पूरे इलाके में सबसे अच्छा ब्राह्मण रावण ही था। रावण जैसा कोई पंडित नहीं था जिसको इतना शास्त्र का ज्ञान था, तो रावण जैसा ब्राह्मण कोई था नहीं। तो उसने हनुमान जी से कहा, श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और महादेव की पूजा करानी है तो रावण मना नहीं करेगा क्योंकि वो उसका परम भक्त है। इसलिए आप जाइए और मेरा ये संदेश लेकर के जाइए कि वो आए और हमें विधिसर मंत्र उच्चारण के साथ ये पूजा कंप्लीट करा दे। तो हनुमान जी तो पहुंच गए। अब रावण के दरबार में जाकर रावण से कहा कि हे रावण, भगवान श्री राम को पूजा अर्चना करनी है, आप चलिए। अब ऐसे रावण थोड़ी आ जाता था, उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। अब श्री राम का हुक्म तो था नहीं कि उसको जबरदस्ती उठा करके ले आना, ये भी नहीं था। तो जब बहुत रिक्वेस्ट किए तो भी मना कर दिया, तो हनुमान जी वापस आ गए और कहा श्री राम से वो तो मना कर रहा है। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि आप जाओ बुलाने के लिए। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, जिसको हनुमान जी लेके नहीं आ सके मैं तो कैसे ले आऊंगा। उसके भाव श्री राम ने पढ़ लिए और हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ कि वहां जाकर आपने क्या कहा था रावण को? बस मैंने कहा हे रावण, भगवान श्री राम को पूजा अर्चना करनी है और विधि सर मंत्र उच्चारण के साथ आप चलिए। तो श्री राम मुस्कुराते हुए बोलने लगे, तुम किसी को युद्ध में ललकार करने के लिए गए थे? एक आचार्य को बुलाने गए थे?
एक आचार्य को बुलाना होता है तो कितना सम्मान देना होता है। महापंडित है, महापंडित को बुलाना होता है तो कितना सम्मान देना पड़ता है। तो लक्ष्मण पूछता है श्री राम से कि आप मुझे सिखाइए कि मुझे उसको एड्रेस कैसे करना होगा। तो श्री राम उसको सिखाते हैं कि उसको कहना चाहिए कि हे लंकापति, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उत्तम, आचार्य श्रेष्ठ वनवासी राम को पूजा अर्चना करनी है शिव जी की, उसके लिए आपको निवेदन किया गया है। अब जैसे सिखाया गया था तो लक्ष्मण जी गए और रावण के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, हे लंकापति, ब्राह्मणों में उत्तम, आचार्य श्रेष्ठ वनवासी राम को शिव की आराधना पूजा करनी है, उसके लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। अब जब ब्राह्मण को इतना सम्मान मिलता है तो वो मना नहीं कर सकता है, उसको आना ही पड़ता है। तो रावण ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और वो पहुंचता है। विधि सर मंत्र उच्चारण के साथ सारी पूजा कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के बाद श्री राम ने पूछा कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए। तो रावण हंसता है उसके ऊपर, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो मुझे क्या दक्षिणा दे सकता है। तो श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस समय मैं बंधा हुआ हूं, जो मांगोगे मिल जाएगा। रावण बुद्धिशाली था, उसने कहा देना है तो एक वरदान दे दीजिए। का कौन सा वरदान चाहिए? तो रावण कहता है देना है तो यही वरदान दे दीजिए कि मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं। सदाचार से श्री राम की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसके सदाचार से इतने प्रभावित हो जाते थे, सभी प्रभावित, वहां तक के सीरियल देखने में भी लोग प्रभावित हो जाते। हाँ, श्री राम का कैरेक्टर इस तरह से दिखाया गया कि भाई उससे प्रभावित हुए बिना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यवहार कैसा होगा, इतना सुंदर। तो रावण भी उससे वरदान यही मांगता है कि आपके सदाचार से मैं कभी प्रभावित नहीं हो जाऊं, ये वरदान दे दो। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसके सदाचार से प्रभावित हो गया, जो बार बार उसके कमजोरी बनती थी, और उसके मन में कई बार ये विचार भी आया मैं सीता जी को लौटा दूं उसका सदाचार देखते हो, और इसलिए उसने यही वरदान मांगा। तो मना दुराचारी दुराचार से नहीं डरता है, मरने मारने से नहीं डरता है। दुराचारी अगर डरता है तो सदाचार से ही डरता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहना हो तो ऐसा आचरण को अपनाएं जिससे अनेकों को परिवर्तन कर सकते हैं आप। प्रैक्टिकल एक बात सुनाती हूँ। एक बार एक बिल्डर थे, उसके पिताजी गांव में रहते थे, बहुत बड़ा बिल्डर था। तो जब उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो गांव गया वो सारा क्रियाक्रम करने के लिए, और जब तीसरे चौथे दिन सारे गांव वाले भी बैठे थे तो उसने गांव वालों से पूछा कि मेरे पिताजी की याद में मैं कुछ यहाँ बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपको जिस चीज की आवश्यकता हो वही मैं बनाकर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गांव वालों ने कहा अगर आप बनाना ही चाहते हो तो हमारे पास यहाँ दूर दूर तक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, और शहर ले जाते जाते तो मर ही जाते हैं लोग। इसीलिए अगर आप कुछ बनाना ही देना ही चाहते अपने पिता की स्मृति में तो आप एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना करके दे दीजिए, ताकि आसपास के गांव वालों को भी बहुत राहत हो जाएगी। ठीक है।
उनकी अपनी एक जमीन थी, तो वो जमीन उन्होंने फैसला किया कि इसी जमीन पर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, ट्रस्ट बना दूंगा, ताकि उसका खर्चा के लिए भी किसी को देखना ना पड़े पीछे से। सारा प्लानिंग शुरू कर दिया, और सारा प्लानिंग करने के बाद लोकल अथॉरिटी को मिलने गए। सत्य घटना बता रही हूं मैं आपको। लोकल अथॉरिटी से मिलने गए। जब लोकल अथॉरिटी को सारा प्लान बताया कि मैं अपने पिता की स्मृति में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, तो लोकल अथॉरिटी तो जानते थे ये बड़ा बिल्डर है, बहुत अमीर व्यक्ति है। तो लोकल अथॉरिटी ने सीधा ही सवाल किया कि उसमें हमें कितना मिलेगा, ये बताओ। उसने कहा ये तो आपका काम है, आपको करके देना चाहिए था। और वो बड़ा प्रिंसिपल्स वाला था, सिद्धांतवादी था। तो रिश्वत देना जैसे उसको ये चीज मंजूर नहीं थी। तो उसने कहा ये कार्य आपको करना चाहिए, मैं आपके बदले कर रहा हूं, तो आप सहयोग देने के बजाय आप ऊपर से मांग रहे हैं मेरे से। तो कहा जब हमारा कार्य है तो आप क्यों करने चले, छोड़ दीजिए, आप, हम करेंगे, है ना, आप इसकी टेंशन नहीं लो, हम करेंगे। आप भूल जाइए कि आपने कभी संकल्प किया था कि आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। अब गांव वालों को यहां वायदा दे दिया, और यहां उसके सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ रही। तो उसने लोकल अथॉरिटी से कहा मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचना चाहता हूँ। ठीक है, सोच लीजिए। 2 दिन के बाद वो बिल्डर फिर से जाता है लोकल अथॉरिटी के पास, और उसको कहा देख मेरे पास एक ऑप्शन है। लोकल अथॉरिटी ने कहा क्या ऑप्शन है? तो कहा ये हॉस्पिटल जो मैं बना रहा हूं अपने पिता की स्मृति में, जो ट्रस्ट बनेगा उसकी स्मृति में वो नाम रहेगा, लेकिन हॉस्पिटल पर कोई नाम तो देना पड़ेगा। अगर आप मुझे सहयोग दो तो आपका नाम लगा सकता हूं। अब आपको नाम चाहिए या पैसा चाहिए? तो लोकल अथॉरिटी ने कहा मुझे भी 2 दिन का वक्त दो सोचने के लिए। 2 दिन का वक्त लिया, और फिर लोकल अथॉरिटी ने कहा, अंदर सोचा कि पैसा तो बहुत जगह से मिलता रहता है, ये पहला अवसर आया है नाम कमाने का। नाम ही कमा लेते हैं, वैसे ही बदनाम बहुत हुए पड़े हैं, है ना। 2 दिन के बाद उसको बुलाकर कहा मेरा नाम लगना चाहिए। ठीक है, आपका नाम लगेगा। सारा काम फाइनल हो गया। अब लोकल अथॉरिटी भी उसी उसमें थे कि कहीं मेरी ट्रांसफर न हो जाए, तो जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। तो दिन रात लगा करके वही खुद ध्यान देते हुए कोई भी काम रुकावट का आया तो खुद पास करके आगे चला देता था। हॉस्पिटल जल्दी बन जाना चाहिए। और सचमुच में साल के अंदर हॉस्पिटल तैयार हो गया। जब हॉस्पिटल तैयार हो गया तो इनॉग्रेशन का समय निश्चित किया गया। इनॉग्रेशन के लिए शहर से भी बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, आसपास के गांव वालों को भी बुलाया गया, लोकल अथॉरिटी को भी बुलाया गया कि भाई आपका नाम का अनावरण करना है, आप आइएगा जरूर। और जब वहां पर पहुंचे वो, तो वहां पहुंचने पर देखा सचमुच उसका नाम तो बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। और जैसे ही प्रोग्राम चालू हुआ तो वो बिल्डर ने इतनी महिमा किया, इतनी तारीफ किया कि ये हॉस्पिटल अगर 1 साल के अंदर बना है तो उसका पूरा श्रेय ये लोकल अथॉरिटी को जाता है। और उसके लिए उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया, इसलिए हम उनका नाम लगाना चाहते हैं। सारे गांव वाले सोचे ये इतना करप्ट व्यक्ति है, उसने एक पैसा नहीं लिया, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन ये व्यक्ति भी सिद्धांतवादी है, ये झूठ नहीं बोलेगा, है ना, तो सही होगा। कभी कभी लोगों ने फिर आपस में बात, हर एक के अंदर अच्छाई का एक कोना भी तो होता है ना। हो सकता है वो व्यक्ति का अच्छाई का कोना ही जागृत हो गया हो, और इसीलिए उसने सहयोग दे करके 1 साल के अंदर बनवा दिया। चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है, अच्छाई अगर दिखाई उसने बिना पैसा लिए, अगर इतना काम कर दिया तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, लोगों ने खूब तारीफ की, खूब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, बधाइयां दिया खूब।
और वो जो सुकून मिला उसको, वो जो महिमा सुन करके उसको सुख मिला, जो अब तक बदनामी सुन सुन करके दुखी हो रहा था, ये पहली बार उसको जीवन में इतना सुकून का अनुभव हुआ। अब इतना अच्छी तरह से नींद आई उसको रात को। दूसरे दिन से हम जैसे ही गांव वाले लोग थे जब शहर जाते थे उनके पास चले जाते थे, साहब आपने तो इतना अच्छा काम कर दिया, इतना पुण्य का काम कर दिया, खूब तारीफ करते रहे, सुन सुन करके उसको सुख मिलता था। लेकिन फिर वो गांव वाले कहते, साहब हमारा तो एक छोटा सा ही काम है, आप कर दीजिए। और वो ना करे तो क्या होगा, उस नाम के ऊपर धब्बा पड़ेगा, अब करना ही पड़ता था। आखिर धीरे धीरे वो जो महिमा सुनने की जो आदत पड़ी उसको, उसका जो सुख मिलने लगा, तो धीरे धीरे वो करप्शन जो उसके नसों में दौड़ रहा था वो चेंज हो गया, व्यक्ति परिवर्तन हो गया। और इस तरह से परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए कहा पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। आप पॉजिटिव से कैसे भी इंसान को परिवर्तन कर सकते हो, नेगेटिव अप्रोच से कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जीवन का सिद्धांत, और ये आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे एक सिद्धांत है, वॉट एवर यू गिव यू विल गेट। आप जो देंगे दूसरे को वही मिलेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। जो देंगे, ये कुदरत का नियम है, जो देंगे वही वापस आना है। इट्स अ बूमरैंग इफेक्ट उसको कहते हैं, वही वापस अपने पास आता है। एवरी सिचुएशन हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। हर सिचुएशन की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। वो बीच का समय जो है थोड़ा कष्टदायक अवश्य महसूस होता है, लेकिन उस समय रिएक्शन में आने के बजाय थोड़ा साइलेंस, थोड़ी गंभीरता, मैच्योरिटी को अपनाया जाए, अंतर्मुखी होकर के अंडरग्राउंड हो जाए, तो वो समय बीत जाएगा। नहीं तो रिएक्शन से जितना उस समय को खींचने लगेंगे, वो इलास्टिक की तरह खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, और जो समय इतना था वो इतना लंबा हो जाता है। इसीलिए समय को अपने उसके कारण खींचो नहीं, रिएक्शन को लेकर के खींचो नहीं, नहीं तो वो समय काफी लंबा लगेगा आपको। इतना लंबा समय से ये बात चल रही है। थोड़ा सा शांति, धैर्यता, गंभीरता, अंतर्मुखता से अगर बात को हैंडल करेंगे, बहुत जल्दी वो सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा हर सिचुएशन की एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होती है, उसको खींचो नहीं। जितना कम कर सको बहुत अच्छा है, तनाव मुक्त रहेंगे। और अंतिम सिद्धांत, टॉक फ्रॉम योर ओन फीलिंग्स। फीलिंग्स से आप किसी से भी बातचीत करो तो फीलिंग्स को जोड़ते हुए करो, उसके हृदय तक आपकी बात पहुंचेगी और वो व्यक्ति उस बात को सुनेगा, समझेगा और जीवन में अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से करेंगे तो वो ऊपर तक ही छूती है और अंदर तक जाती नहीं है। तो इसीलिए ये कुछ सिद्धांत है जीवन जीने के लिए, जो जीवन को आसान कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सब बातों का मुख्य आधार 3 बातें, और वो 3 बातें कौन सी है? तो जैसे एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, दूसरा रेस्ट, और तीसरा एक्सरसाइज। 3 चीज है तो शरीर स्वस्थ है। ऐसे तनाव माना क्या कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिजिकल इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, उस समय हर छोटी बात तनाव क्रिएट करती है मन के अंदर। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल विजडम
या स्पिरिचुअल नरिशमेंट, क्योंकि मन के लिए खुराक है अच्छे विचार, तो अच्छे विचारों का खुराक दो, आध्यात्मिक विचारों का खुराक दो। और जब ये इनपुट मिलेगा तो जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, वैसा आउटपुट व्यवहार में। तो इसीलिए इनपुट स्पिरिचुअल होगा, प्रोसेस स्पिरिचुअल चलेगा, आउटपुट स्पिरिचुअल होगा। दूसरा है रेस्ट। मन को भी रेस्ट चाहिए। मन को रेस्ट कैसे मिलेगा? रात को सो जाते हैं, शरीर सोता है, मन तो स्वप्न में घूमता रहता है, सबकॉन्शियस लेवल पर माइंड चलता ही रहता है। इसीलिए व्यक्ति सुबह उठने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करता है, सोचता है थोड़ी देर और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाए, यही महसूस होता है। लेकिन मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। जब मेडिटेशन में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, और उस शांति में जब अपने मन को ले जाते हैं तो रेस्ट मिलता है, उसको रियल आराम मिलता है, जिससे उसकी रचनात्मकता बढ़ती है। मीडिया में सफल होने के लिए रचनात्मकता बहुत जरूरी है। आपकी क्रिएटिविटी ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इसीलिए जितनी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी स्ट्रेसफुल माइंड होगा तो क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, लेकिन जितना माइंड रिलैक्स होगा उतनी आपकी क्रिएटिविटी हायर लेवल पर होगी। इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस। तो जितना पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, लेकिन अगर इनपुट मिला होगा तो फिर धीरे धीरे चलना आरंभ होगा पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस, और तब माइंड हेल्दी रहता है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी तो बड़ी से बड़ी बात को भी सुलझाना आसान हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री होकर के अपने जीवन को जिएंगे, पारिवारिक जीवन के अंदर भी तनाव मुक्त वातावरण बनाए रख सकेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आप जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी फुल होंगी, जो दूसरों को भी प्रेरणा देने योग्य हो जाएंगी। अनेक लोगों को भी आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, और इस तरह से सक्सेस आपके जीवन का आधार बन जाएगा। तो जो स्ट्रेस फ्री होता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू सक्सेस, इसी विधि से आप बदली कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।